Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 12 and the chapter name is India after independence. This is your fifth session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 12 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है India after independence और ये आपका fifth session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ स्टेट्स वर फॉर्म्ड, राइट. तो हमने इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, अबाउट द हाईलाइटिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे उन सब के बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक में डिस्कस किया था. फिर हमने देखा कि स्टेट्स किस तरीके से रीऑर्गेनाइज हो रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस. इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि 1920s में इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज द मेन पार्टी फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था? उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी लिंग्विस्टिक रीजन जो भी प्रोविंस में मेजर मेजॉरिटी पीपल इफ दे आर स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज तो उसके बेसिस पे उनका अपना प्रोविंस बनाया जाएगा या ऑर्गेनाइज किया जाएगा. लेकिन क्या उन्होंने ये प्रॉमिस रखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस? सो दे डिड नॉट कीप दैट प्रॉमिस और इसी वजह से डिफरेंट रीजन में जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हुए लोग थे बच्चों, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे. किसके अगेंस्ट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट. उनका डिमांड था कि उन्हें अपना स्टेट दिया जाए और इसमें से आप देखो कि कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स, तेलुगु स्पीकिंग पीपल, इन सब ने अपने अपने रीजन में प्रोटेस्ट किया था. लेकिन सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहां से आया था बच्चों? सो दैट वाज फ्रॉम दी तेलुगु स्पीकिंग पीपल और ये कहां पर था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में. वहां पे हमने देखा कि इन लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और इनके लीडर कौन थे? सो हिज नेम वाज पोटी श्रीराम मुलु, है ना. और हमने देखा था कि इट वाज इन द ईयर दैट इज 1952 that he went or 1953 that he went into fast and after 58 days he was dead. और इसी की वजह से पूरे आंध्रा रीजन में बहुत बड़ा chaos आया था और वहां के जितने भी लोग थे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे बच्चों, उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट और फोर्सफुली सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके डिमांड को मानना पड़ा था. And it was in the year 1953 itself that Andhra Pradesh, that is a new state, was formed for the Telugu speaking people there. Okay, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि और कौन कौन से रीजन्स में नए नए स्टेट्स बनाए गए थे. एंड अगेन जैसे मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक जहां पे आपको ये मैप मिलेगा और मैप में आप देख सकते हो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे किस तरीके से सारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था. So after the creation of Andhra, other linguistic communities also demanded their own separate states. और finally जब आंध्रा का क्रिएशन हुआ था बच्चों, आंध्र प्रदेश रीजन का क्रिएशन हुआ था जो आप यहाँ पर देख सकते हो. Now this is the आंध्रा रीजन here. तो उसके बाद बाकी जितने भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थे बच्चों डिफरेंट रीजन्स के, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि उन्हें अपना खुद का स्टेट चाहिए. Now a state's reorganization commission was set up which submitted its report in 1956. अब यहाँ पर आप देखो कि इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बन रहा था जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक कमीशन को बनाया गया और उस कमीशन का क्या नाम था बच्चों? इट्स नेम वाज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. उसको सेटअप किया गया था और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1956 में एक रिपोर्ट सबमिट किया और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या रेकमेंड किया? सो रेकमेंडिंग दी रीड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असमीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली. तो उन्होंने रेकमेंड किया कि फिर से डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंशियल बाउंड्रीज को यहाँ पे रीड्रॉ किया जाए, राइट. एंड ऑल्सो कौन कौन से स्पीकर्स के लिए? तो यहाँ पे आप देखो आसमीज यानी कि आसाम रीजन, जो यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ. नाउ दिस इज द रीजन ऑफ असम. दूसरा किया गया था फॉर द पीपल हु वर स्पीकिंग बंगाली लैंग्वेज,
दैट इज योर वेस्ट बंगाल रीजन हियर। और ये पहले कौन सा प्रोविंस था बच्चों, या प्रेसिडेंसी था? सो दिस वाज द होल बंगाल रीजन हियर। उसके बाद उड़िया, दैट इज पीपल फ्रॉम उड़ीसा रीजन। फिर तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ तेलुगु रीजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पूरा जो आपका साउथ इंडिया है, राइट? तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और उसी के बेसिस पे फिर से ये जितने भी बाउंड्रीज थे बच्चों, डिस्ट्रिक्ट्स के या फिर प्रोविंसेस के, उनको फिर से रीड्रॉ किया गया था। और ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था? सो दिस वाज गिवन बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी दैट वाज set up, and it submitted its report in 1956. The large Hindi-speaking region of North India was broken up into several states. और यहाँ पे आप देखो, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के रीजन में भी ऐसा दिखेगा कि बहुत सारे जो आपके रीजनल स्टेट्स थे, so they were also यहाँ पे broken up. A little later, in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. उसके अलावा जब हम बात करते हैं किस रीजन की बच्चों, तो ये बॉम्बे रीजन जो हमारा है, ओके, इस बॉम्बे रीजन को भी डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। अगर हम मराठी स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा स्टेट बना था? सो दैट वाज द महाराष्ट्र, ओके। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुजराती, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सौराष्ट्र रीजन, दैट इज नाउ गुजरात। In 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. और 1966 में ये दो रीजन यहाँ पे डिवाइड किया गया था, पंजाब और हरियाणा, जो आप मैप में क्लियरली देख सकते हो अगर यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा, ओके। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही क्लियर मैप्स दिए हुए हैं ऑन विच बेसिस आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये सारे स्टेट्स फिर से रीऑर्गेनाइज किए गए थे। और अगर हम पंजाब रीजन की बात कर रहे हैं, सो इट वाज फॉर द पीपल हु स्पोक पंजाबी लैंग्वेज। और अगर हम हरियाणा रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हरियाणा में जो भी लैंग्वेज बोलते हुए लोग थे बच्चों, सो यहाँ पे उनके लिए अलग स्टेट फॉर्म किया गया था, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये जितने भी स्टेट्स थे दे वर डिवाइडेड हियर, ओके। तो अभी हमने डिस्कस किया दैट हाउ दीज स्टेट्स वर फॉर्म्ड और हाउ दीज स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, ओके, इन द ईयर 1956। पूरा रिपोर्ट सबमिट किया गया था बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी हियर, ओके। नाउ लेट्स move on to our next topic here, that is planning for development. Now, lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of the new nation. अब finally आप देखो कि जब हमारा country independent हुआ था, उसके बाद main हमारा क्या time था? So it was the economic development of our country, India. अब आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए यहाँ के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और किस तरीके से इंडिया से जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी पैसे थे बच्चों, जो भी वेल्थ था, दैट वाज गोइंग टू बैक टू इंग्लैंड देयर, ओके। सो फाइनली हमारे कंट्री में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, लोगों के पास घर नहीं था, और यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम हो चुका था। सो यहाँ पे आप देखो लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, ओके, एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बना था कि लोगों को पॉवर्टी से निकालने का और हमारी कंट्री में नए नए डेवलपमेंट्स करने का। सो इन 1950 the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. अब 1950 में क्या हुआ था बच्चों? तो एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था, जिस तरीके से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, उसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बहुत सारी पॉलिसीज बनाने के लिए कि हमारा कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था
जिसमें जो भी मेंबर्स थे बच्चों वो एक डिजाइन बनाते और बहुत सारे पॉलिसीज बनाते जिसके थ्रू हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता and people would come out of the misery and poverty. Okay? Now there was a broad agreement on what was called a mixed economy model. और हमारे कंट्री में कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया था बच्चों? So that was the mixed economy model. अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है? इसे आप अपने सीनियर क्लासेस में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल टर्म में समझना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है, क्यों हमारे कंट्री में इसी को फॉलो किया जाता है, इस मॉडल को आज के डेट में भी हम फॉलो करते हैं. सो हियर both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि इसमें स्टेट और जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है बच्चों, जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने इंडस्ट्रीज या कंपनीज के मालिक होते हैं, तो इन दोनों का इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लीमेंट्री रोल रहेगा किस चीज में? फॉर प्रोड्यूसिंग एंड जनरेटिंग जॉब्स. लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में इन दोनों का इक्वल या फिर इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ओके, किसका? तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का एंड ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर. और इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल कहा जाता है. ओके, तो इस इकोनॉमी मॉडल को हमारे कंट्री में फॉलो किया गया था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. सो एज अ रिजल्ट 1956 में the second 5-year plan was formulated. Okay? तो हमारे कंट्री में फिर 5-year plans को फॉर्मुलेट किया गया था और यहाँ पे आप देखो कि सेकेंड 5-year plan में क्या हुआ था बच्चों? So this focused strongly on the development of heavy industries such as steel and also on the building of large dams. तो ये बहुत सारी 5-year plans, बहुत सारे प्लान्स बने थे बच्चों, बहुत सारे पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया जा रहा था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो 1956 में सेकेंड 5-year प्लान फॉर्मुलेट किया गया था और यहाँ पे किस चीज पे फोकस था बच्चों? तो बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज को बनाने में और बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने में. नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा नंगल डैम. तो आप अपने बुक में भी एनसीईआरटी में बहुत सारे इमेजेस देखोगे जहां पे आप देखोगे कि 1960s में बहुत सारे नए हेवी इंडस्ट्रीज बनाए जाने लगे और बहुत सारे नए डैम्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था. ओके, सो दैट इट कुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अ लॉट ऑफ पीपल और हमारे कंट्री को इकोनॉमिकली एडवांस भी करेगा. सो दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. अब ये जितने भी सेक्टर्स है बच्चों हेवी इंडस्ट्रीज के या फिर डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये सब किसके अंडर होगा बच्चों? स्टेट के अंडर होगा कि किस पर्टिकुलर स्टेट में ये सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं. सो दिस फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स. और यही फोकस जो हेवी इंडस्ट्रीज पे था और जो स्टेट रेगुलेशन होना था ऑन द इकोनॉमी, so this was now the base for the economic policy for the next few decades. आने वाले कुछ सालों के लिए ये हमारे कंट्री का एक बेस पॉलिसी बन चुका था. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ स्टेट्स वर फॉर्म्ड, कि किस तरीके से जब आंध्र स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, फिर बाकी रीजन्स में भी हमने देखा कि जितने भी डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स थे उन्होंने अपने स्टेट्स के लिए डिमांड किया था और फिर किस तरीके से मराठी स्पीकर्स के लिए स्टेट्स बने थे और किस तरीके से गुजराती स्पीकर्स के लिए नए स्टेट बनाए गए थे. अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा रीजन, राइट. और फिर आसमी स्पीकर्स या फिर बंगाली स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, कन्नड़ स्पीकर्स, इन सब के लिए अपने अपने स्टेट्स बनाए गए थे. फिर हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया, दैट इज प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था इन द ईयर 1950 फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. और कौन सा मॉडल फॉलो किया गया था? तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया गया था. एंड ऑल्सो सेकेंड 5-year प्लान में हमने देखा कि मेन फोकस था ऑन द बिल्डिंग of heavy industries and construction of dams. Okay? तो इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करने वाले हैं. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.